नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्यारे चैनल ज्ञान विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं आपका गौरव सर आज गणित का क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कराने वाले हैं। इन टॉपिक्स को आप अपने बोर्ड परीक्षा में जरूर देखेंगे। ठीक, तो चलो करते हैं। तो ये कौन है, ये कौन से चैप्टर से है? तो ये चैप्टर है भैया सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा जो होता है उसमें का ये टॉपिक है। बार बार रिपीट करता है। अभी आपको दिखाएंगे कैसे रिपीट किया है। ठीक, तो चलो करते हैं। तो क्या बोला, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए, क्या है वेक्टर ए, वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप है, और वेक्टर बी बराबर क्या है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप द्वारा निर्धारित है। ठीक, तो देखो समांतर चतुर्भुज बोला है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो पहले जैसे मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है कोई। ठीक, इसमें क्या बोला है, दो संलग्न भुजाएं। संलग्न मतलब होता है बच्चों की दो लगी हुई भुजाएं परस्पर एक दूसरे से। देखो जैसे मान लीजिए कोई विशेष शीर्ष है, इससे एक भुजा इधर जा रही है, ठीक, एक भुजा इधर जा रही है, एक भुजा इधर जा रही है, ये जा रही ना। तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, संलग्न होगी। इनका सदिश दिया है कि वेक्टर ए का मान दिया है और इधर क्या दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है। तो वेक्टर ए का मान क्या है बच्चों, वेक्टर ए का मान है आई कैप माइनस जे कैप। क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 3 के कैप कम दिए। अब वेक्टर बी का मान क्या दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस में के कैप, ये दिया गया है। ठीक, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज के बच्चों से क्षेत्रफल होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, ये होता है। ठीक, चलो इसको जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पर देखो करोगे आप लोग तो कैसे होगा, तो पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। तो निकालो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी ये हो जाएगा इज इक्वल। तो देखो कैसे निकालोगे, दो सारणी जैसे सॉल्व किया जाता है आपको पता ही है। तो सारणी बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप का गुणांक क्या है, 1 है वेक्टर ए में, तो 1 लिखोगे। वेक्टर में जे कैप का गुणांक -1 है, के कैप का गुणांक +3 है। ऐसे वेक्टर बी में आई कैप का गुणांक 2 है, जे कैप का गुणांक -7 है, के कैप का गुणांक +1 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो आई कैप लिखोगे, आई कैप लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 हो जाएगा। इसका -7 का इनको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21, वो भी माइनस में आएगा, माइनस पहले से लिखा जाता है तो क्या होता है प्लस में 21 हो जाएगा। फिर जे कैप, तो देखो ये आई कैप पॉजिटिव में उतरता है, जे कैप निगेटिव में उतरता है, के कैप पॉजिटिव में उतरता है, तो माइनस जे कैप ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक, प्लस में के कैप तो के कैप बच्चों क्या होगा, के कैप को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 1 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 हो गया, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस में 2 हो गया। इतना हो गया ना, तो मतलब अपना निकल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो तो ये दिया गया है आपका, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका निकल गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना है बच्चों, देखो 21 में 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मतलब 20 आई कैप। और क्या है -1 का 6 से मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो -5 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस में 5, देख लो इधर प्लस में 5 जे कैप, ये हो जाएगा। और बताओ क्या हो जाएगा, अब देखो -7 + 2 सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस में 7 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 के कैप, ये हो जाएगा। अच्छा तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इतना तो हो गया, लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये नहीं होता। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये होता है। तो मॉड निकाल, मतलब हमने एक क्रॉस बी निकाल लिया है, लेकिन मॉड कैसे निकलता है, तो बच्चों मॉड निकालने के लिए ऐसे पहले रूट बनाते हैं। रूट में देखो आई कैप का क्या है, आई कैप का गुणांक 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दो,
प्लस में जे का गुणांक कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस में के का एफ का गुणांक क्या है -5 है, तो -5 का स्क्वायर कर दो। अब जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक, वही क्षेत्रफल होगा। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, अब -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 400 25 25 50, तो 400 कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा बताओ 450 को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 225 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 225 का 2 गुना होता है। अब 225 वैसे तो आपका आंसर इतना भी सही है, रूट में 450, लेकिन इसको भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों 5 जो 225 होता है ना 15 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 15 का स्क्वायर इंटू 2, 15 का स्क्वायर होता है 15 से 15 का स्क्वायर होता है। तो देखो 15 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड कितना आ जाएगा आपको, आपका आ जाएगा 15√2। वैसे ये भी आपका सॉरी ये यहां तक भी लिख दोगे तो आपका आंसर सही है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया रूट में 450, या तो ये हो जाएगा 15√2, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। ठीक, मॉड मतलब होता है परिमाण। ये हो गया आपका टॉपिक। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने कराया, दूसरा क्वेश्चन आप लो। देखो ये एकदम वैसे ही क्वेश्चन है, कितनी बार आया 19 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया, मतलब हर बार रिपीट ही करता है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दो समान मतलब संलग्न भुजा दिया है, मतलब कैसे दिया गया है, जैसे एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी संलग्न भुजाएं दे दिया गया कि इधर मतलब एक वेक्टर ये वाला दे दिया गया है और वेक्टर ये दे दिया गया है, ठीक, ये दे दिया गया है, और इन दोनों का मतलब आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कर लोगे इसका इसका आंसर आप हमको कमेंट में करके बताना, और देखते हैं किसका किसका आया रहेगा। जिसका जिसका आया रहेगा हम उसको समझेंगे कि उसको समझ में आ गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे देखो इसमें क्या है, आप बोलोगे कि क्वेश्चन वैसे दिख रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि उसके विकर्ण आपकी विकर्ण आ गया भैया, थोड़ा घुमाएगा तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब आप जल्दी जल्दी में बोल लो कि वैसे ही है लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पर अभी तक संलग्न भुजा की बात कर रहा था, अब देखो यहाँ पर एक नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है कि विकर्ण। क्या दे दिया है कि विकर्ण विकर्ण विकर्ण। तो विकर्ण होगा तो कुछ नहीं, वैसे ही एकदम क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा, तो उसको भी हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि ऐसे अगर घुमाएगा तो ऐसे आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण मतलब होता है सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। देखो ऐसे जैसे एक हो गया, एक एक ये जैसे हो गया, तो ये दोनों जो खींचे हैं हमने, ये क्या है, ये विकर्ण है। तो इस विकर्ण का दे दिया है सदिश, मतलब जैसे ये क्या है, एक प्रकार की वेक्टर ए हो गया, ठीक, ये जो जा रहा है, अब वेक्टर बी ये हो जाएगा, तो ये दोनों दे दिया गया है। चलो निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे, वेक्टर ए का मान क्या दिया गया है, वेक्टर ए का मान दिया है 3i कैप, अब प्लस में j कैप, माइनस में 2k कैप। अब वेक्टर बी का मान क्या दिया गया है, i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। अब आपको बता देते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस फॉर्म में कैसे होता है। तो सब बच्चों जान लो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिए हो तब क्या होता है, लिखते हैं 1/2 मॉड ऑफ पहला विकर्ण का सदिश, पहले विकर्ण का सदिश क्रॉस दूसरे विकर्ण का सदिश। ठीक, तो वैसे ही है, जब जस्ट वैसे ही है, बस इसमें 1/2 से गुणा हो जाता है पहले सामने, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनता है। तो चलो निकालते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालोगे सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो, मतलब दोनों विकर्णों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो ऐसे मॉड बनाओगे, यहाँ पर देखो अभी मैंने इसको आपको सिखाया, आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा आई कैप के जस्ट नीचे वेक्टर ए वाला गुणांक 3। तो ऐसे वेक्टर ए में जे कैप का गुणांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा -2 हो जाएगा। ऐसे बताओ बच्चों, आई कैप का गुणांक वेक्टर बी में क्या हो जाएगा 1 है, जे कैप का गुणांक वेक्टर बी में क्या है -3 है, और के कैप का गुणांक वेक्टर बी में क्या है 4 है, 4 क्या है 4। ठीक, अब इसको चलो सॉल्व करो, तो आई कैप इसका इसमें जल्दी सॉल्व कर लोगे, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा, माइनस में इसका इसमें कर लोगे मल्टीप्लाई, तो 3 6 हो जाएगा। ठीक, माइनस जे कैप और जे कैप में 4 इंटू 3
12 हो जाएगा माइनस में 1 into 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया? समझ में आ रहा होगा पक्का। अब देखो फिर जाके क्या होगा, प्लस में के कैप लिखोगे, क्या लिखोगे के कैप। जैसे के कैप लिखोगे 3 into -3 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। ऐसे 1 1 जा क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना, इतने में तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए बच्चों। ठीक, अब देखो अब आगे इसको क्या करोगे, अब इसको वेक्टर क्रॉस वेक्टर भी हमने निकाल लिया। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या आया है देखो, 4 में 6 माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा, 4 में 6 माइनस करोगे तो -2 होगा ना, तो यहाँ पर लिखोगे -2i कैप। ठीक, और देखो 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और माइनस है सामने तो क्या हो जाएगा -14 जे कैप। और क्या हो जाएगा, और इसमें देखो -9 -1 -10 हो जाएगा, तो -10 के कैप ये हो जाएगा। ठीक, लेकिन इतने से थोड़ा आएगा। अब देखो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है बच्चों 1/2 ब्रैकेट में वो मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। तो पहले आप मॉड निकालो, मॉड, तो मॉड निकालने का सिंपल तरीका कैसे निकाला जाता है, तो चलो सॉल्व करो, 1/2 लिख दो बच्चों। वन मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, तो मॉड निकालने का मतलब होता है परिमाण निकालना। तो परिमाण किसी सदिश का कैसे निकाला जाता है, उसके गुणांकों का वर्गों का योग रूट में। तो देखो आई कैप का गुणांक कितना है -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस में जे कैप का गुणांक कितना है -14 है, तो -14 का स्क्वायर। ऐसे प्लस में के कैप का गुणांक कितना है -10 है, तो -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व करो, तो 1/2 इंटू, अब देखो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, +4, 14 के स्क्वायर माइनस में कितना 196 होता है, प्लस में 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। ठीक, कितना हो जाएगा। अच्छा बताओ ये 196 +4 200 हो जाएगा, 200 + 100 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √300। 1/2 भी लिखते रहो। ठीक, अच्छा इधर आपको सॉल्व कर देते, देखो 300 क्या लिख सकते हो, 300 को लिखोगे सर 100 इंटू 3 ऐसे लिखोगे। जैसे रूट पे लगा होता है जिस पे भी रूट लगता, तो यहाँ पर 100 को क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो 10 बाहर आ जाएगा, तो 10√3 हो जाएगा, तो मतलब √300 का मान क्या लिखोगे 10√3, तो यहाँ पर लिखोगे 10√3। समझ में आ रहा है ना, 1/2 इंटू 10√3। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5√3। ये क्या आ गया आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब मात्रक ऐसे, मात्रक भी ऐसे लिख भी देना है 5√3 वर्ग इकाई, क्या लिख दोगे वर्ग इकाई। ऐसे इस वाले में लिख देना वर्ग इकाई, वर्ग इकाई लिख दिया करो। ठीक है, जैसे इसमें जो आया था इसका भी लिख देना वर्ग, इसमें जो आया था वर्ग इकाई। तो आपको मैंने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चन रिलेटेड मैंने करा दिया। ठीक, आपको समझ में आया होगा, ये फार्मूला दोनों याद रखें। अब आगे चलो। जैसे देखो इसमें क्या बोला है, देखो इसमें भी देखो, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये क्वेश्चन आया है आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में देखो ये भी आया गया कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसके विकर्ण ये दो दिए गए हैं। इन दो विकर्ण दिए गए हैं, तब इसको क्वेश्चन आप करके हमको बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। आप इसका आंसर हमको बताएंगे क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा गया है। वही क्वेश्चन है क्या, ये तो वही क्वेश्चन है लगता है। हाँ वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है। ठीक, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे चलो, देखो अब ये क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन क्या है, ये आपके 3D का है, त्रिविमीय ज्यामिति। ये किसका टॉपिक है, ये 3D का है, 3D का है। ठीक, तो ये वाला टॉपिक भी बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या बोला है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करो। तो बच्चों आपको बताते हैं कि मतलब कोई एक रेखा रहेगी, क्या एक रेखा, देखो आपको सिखाते हैं ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो कोई एक रेखा जा रही है, जैसे मान लो ये कोई रेखा है। ठीक, एक रेखा है, इस रेखा देखो एक रेखा जाती है तो वो जिस किसी न किसी एक बिंदु से जाएगी।
किसी ना किसी एक बिंदु से जाएगी, मतलब रेखा रेखा पे तो करोड़ों बिंदु होते हैं, तो किसी मान लो कि कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु जा रही है, ठीक। उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का जिस बिंदु से जा रही है, जैसे मान लो वेक्टर बिंदु ए से जा रही है, क्या जा रही है, बिंदु ए से, तो बिंदु ए का त्रिज्यामिति में निर्देशांक होगा, तो क्या होगा, इसको बोला जाएगा x1 कामा y1 y1 कामा क्या होता है z1, ये होता है बच्चों, ये होता है, ठीक। ये हो जाएगा। और देखो जिस बिंदु से जाएगी, अच्छा देखो जब कोई भी बिंदु दिया रहता है तो उसका निर्देशांक मतलब उसका क्या होता है, एक स्थित सदिश निकलता है, जिसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। तो जैसे कोई बिंदु है, ये बिंदु है ना, तो अब इस बिंदु का क्या हो जाएगा कि स्थित सदिश निकल जाएगा। तो इसकी स्थित सदिश कैसे निकलेगा, जैसे मान लो ये जो बिंदु है, ऐसे लिखो, पहले वेक्टर है, कोई वेक्टर बना दो, मतलब सदिश बन जाता है। तो कैसे लिखते हैं, x1 है ना, तो x1 में आई कैप लगा दो, x1 में आई कैप लगा दो, प्लस में y1 में जे कैप लगा दो, क्या लगा दो, जे कैप, प्लस में z1 में क्या लगा दो, के कैप लगा दो, क्या लगा दो, के कैप। ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, जैसे मतलब कोई बिंदु दिया रहेगा तो उसका स्थित सदिश हो जाएगा। समझ में आया, तो स्थित सदिश बना लोगे ना। अभी ये सब अब आपको बता रहे हैं कैसे, मतलब ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे क्या मैंने बोला कि कोई एक रेखा जाती है तो वो किसी ना किसी बिंदु से जाएगी, तो मान लो कोई एक बिंदु उस रेखा पर स्थित है, उसका स्थित, उसका मतलब उसका क्या है, उसका निर्देशांक दिया है x1 y1 z1, तो उसका स्थित सदिश क्या होगा, x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप या के कैप z1, जो ऐसे होगा, ऐसा लिख दोगे। अब देखो, तो देखो आपको रेखा का समीकरण कैसे लिखा जाता है, मतलब देखो रेखा का समीकरण दो तरीके से निकल जाएगा। अगर यह वह रेखा पर स्थित कोई दो बिंदु दिया हो, या तो कोई एक बिंदु दिया हो और कोई एक वेक्टर दिया हो कि उसके वो समांतर है। तो जैसे देखो एक रेखा है और इसको एक समांतर एक कोई, जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई समांतर एक एक सदिश दिया गया है, इस रेखा के समांतर एक सदिश दिया गया है। तो जो समांतर सदिश दिया होता है ना बच्चों, उसका उसका क्या होता है, उसको वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर बी से। अब वेक्टर ए से किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर ए से उसको डिनोट करते हैं जो उस रेखा पर स्थित होता है। इतना समझ में आया। अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हैं, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x1 माइनस 5/3 है, x माइनस 5/3 है बराबर y प्लस में 4/7 है बराबर z माइनस 6/2 है। ये ऐसे है कार्तीय समीकरण, ठीक। इसका कौन सा समीकरण निकालना है, इसका इसका सदिश समीकरण निकालना है। तो कोई भी रेखा का पहले जान लो, कोई भी रेखा, कोई कोई भी रेखा, कोई भी रेखा का दो समीकरण निकलता है, दो समीकरण होता है। एक होता है बच्चों क्या है, एक होता है कार्तीय समीकरण, एक क्या होता है, कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण, तो कार्तीय समीकरण में बच्चों क्या होता है, कार्तीय समीकरण का फार्मूला होता है x माइनस में x1 अपान में a1, x माइनस x1 अपान में a1 बराबर y माइनस y1 अपान में b1 प्लस में सॉरी बराबर ही लगता रहेगा, जानते रहना। बराबर क्या होता है, बराबर होता है z माइनस z1 अपान में c1। अच्छा देखो ये जो वेक्टर b है ना, ये कैसे लिखा होता है, वेक्टर b ऐसे लिखा रहता है, ये a1 आई कैप प्लस में b1 j कैप प्लस में c1 k कैप, ऐसे लिखा होता है, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये तो कुछ ऐसे देखा देखा लिख रहा है, लग रहा है। कैसे, देखो x माइनस x1 क्या है, जो जो रेखा पर बिंदु है उसका x1 है, x माइनस x1 बराबर y माइनस y1 वही है। y1 क्या है, रेखा पर स्थित जो बिंदु है उसका y कोऑर्डिनेट है, और z माइनस z1 वही रेखा पर। अब देखो अपान में a1 क्या है, a1 जो उस रेखा के समांतर वेक्टर है, सदिश है, उसका i कैप का गुणांक है क्या, a1। इसमें कि b1 क्या है, b1 क्या है, j कैप का गुणांक है, c1 क्या है, k कैप का गुणांक है, ठीक। अब देखो, तो यहां से आप ऐसे देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन से तुलना करोगे तो क्या क्वेश्चन आपका क्या है, x माइनस में 5 अपान में 3 है कि नहीं है। इसको और दूसरे कलर से लिख देते हैं। देखो यहाँ पर देखो क्या है, x माइनस में 5 है अपान में 3 बराबर
y प्लस में 4 अपान में 7 है इज इक्वल 7 - 6 अपान में क्या है 2 है ये है। अच्छा कंपेरिजन करके थोड़ा निकालो x1 का मान क्या होगा बच्चों, तो x1 का मान क्या हो जाएगा, आप सिंपल है x-5 को 0 के बराबर करो, x-5 को 0 के बराबर करो तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। वैसे वैसे बताओ जैसे y+4 को 0 के बराबर कर दो, y+4 को 0 के बराबर कर दो, y बराबर क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये भले ही x का मान आया लेकिन ये x1 का मान एक हिसाब से आ रहा है, ऐसे निकालेंगे हम, देखो कंपेरिजन करके ऐसे निकाला जाता है। देखो तो x-5 है तो हमको क्या पहले यहाँ से देखो यहाँ पर x है यहाँ पर x है, x1 का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो कंपेरिजन करोगे तो x1 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, x1 का मान आ गया आपका 5। अच्छा तो कामा में ऐसे y1 का मान कितना आ गया है, y1 का मान जब y+4 को 0 के बराबर करोगे तो y का मान क्या हो जाएगा -4 आएगा ना, तो यही हो जाएगा y1 का मान -4। ऐसे z1 का मान क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, z1 का मान क्या हो जाएगा +6 है। अच्छा तो इसका आप स्थिर सदिश बना सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर बना सकते हैं, क्या बनाओगे, मतलब वेक्टर ए का मान वेक्टर ए को बना सकते हैं, तो वेक्टर ए कहाँ से, वेक्टर ए का मान क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 आई कैप माइनस में देखो यहाँ पर देखो ऐसे ही बनाया है तो -4 है ना, तो -4 जे कैप प्लस में 6 के कैप, ये क्या आ गया आपका वेक्टर ए आ गया। अच्छा वेक्टर बी क्या होगा, बोलोगे सर वेक्टर बी में वही हो जो नीचे लिखा रहता है उसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, तो वेक्टर बी क्या बन जाएगा, वेक्टर बी बन जाएगा क्या लिखोगे यहाँ पर देखो 3 है तो 3 आई कैप, ठीक, फिर जाके प्लस में 7 है तो 7 जे कैप, अब यहाँ पर 2 है 2 के कैप, ये बन गया। इतना आपको बनाना सीख गए ना। आप देखो अब इतना बन गया तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे नहीं है, अब देखो आपको बताते हैं रेखा का कार्तीय समीकरण। देखो ये कौन सा समीकरण है बच्चों, ये कौन सा समीकरण है, ये कार्तीय समीकरण है। अब आपको बताते हैं कि स्थित सदिश कैसे, मतलब क्या सदिश, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखोगे रेखा रेखा का सदिश सदिश समीकरण। तो रेखा का सदिश समीकरण बच्चों क्या होता है, तुरंत के तुरंत फार्मूला देख लो, आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। ये मैंने जो लिखा है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आई रिटन, समझे, जैसे समझा रहा हूँ ऐसे आप करके ना देख लो, आपको पूरा नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा, कोई नहीं काट सकता। ये हो गया ठीक, तो देखो तो आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए का मान कितना है बच्चों, वेक्टर ए का मान है देखो 5 आई कैप -4 जे कैप प्लस 6 के कैप, 5 आई कैप -4 जे कैप प्लस में 6 के कैप, ठीक, इतना ऐसे आप लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, प्लस में लेमडा लेमडा अच्छा बताओ लेमडा में ये क्या है, ये आपका है 3 आई कैप है ना, 3 तो आई कैप है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा वेक्टर बी का पूरा मान रख दो, 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप, ऐसे लिख दो 3 आई कैप प्लस में 7 जे कैप प्लस में 2 के कैप, क्या प्लस में 2 के कैप, ये हो गया। ये इतना ये आपका आ गया कौन सा सदिश, रेखा का सदिश समीकरण। तो पहले क्वेश्चन आप देख लो, जैसे आपको समझाया पहले इसको जल्दी समझ के बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं में आई, ठीक, क्योंकि मैंने जो आपको समझाया है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक, देख लिए, देख लियो तो आगे चलें ये ये हो गया ना, ये हो गया तो मतलब आपने क्या सीखा कि रेखा कोई भी रेखा का दो समीकरण होता है, रेखा का दो समीकरण, इतना सवाल आपको हो गया है कंफर्म, ठीक। अब जैसे देखो मैंने क्या बताया कि आपने क्या क्या सीखा कि किसी भी रेखा का दो समीकरण होता है, एक होता है कार्तीय समीकरण, क्या होता है एक कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण में कार्तीय समीकरण क्या होता है x माइनस में x1 अपान में a1 बराबर y माइनस में y1 अपान में b1 बराबर z माइनस z1 अपान में c1, ये होता है। आज सदिश समीकरण होता है, क्या होता है, एक होता है सदिश